जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं, जिसका कोई पार नहीं, उसी को तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की यात्रा यानी अंतरिक्ष की यात्रा। अंतरिक्ष नाम है अनंत संभावनाओं का, अंतरिक्ष नाम है कभी न खत्म होने वाले रहस्यों का, अंतरिक्ष नाम है रोमांच, डरावने और जिज्ञासा से भरे एक खाली से दिखने वाले रहस्यों से भरे स्थान का, जिसके अनंत रहस्य हमें और भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है। इसलिए मनुष्य सदियों से इसके रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है और आज हम आपको अनंत ब्रह्मांड की सैर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए इस ब्रह्मांड के अनसुने अनकहे रहस्यों को। ब्रह्मांड में समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में है और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में चट्टान की एक घूमता हुआ कण भर है। हमारी पृथ्वी जो कि हमारा घर है और सुख सुविधाओं से भरपूर और आरामदायक है। दोस्तों, अगर आप अपने सारे काम छोड़कर आसमान की ओर नज़र डालेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय आपको आसमान के विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन तारों को आप चमकता हुआ देख रहे हैं वो एक केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के छोटे से पैच के तारे हैं। यदि हम अपनी गैलेक्सी एक साड़ी मान लें तो मान के चलिए हम जितना अनंत आकाश देख पाते हैं वो सिर्फ उसके एक कोने मात्र में ही समाया हुआ है। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वही के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह क्या है? क्या हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है या नहीं? चलिए आज हम चलते हैं और जानते हैं इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का रहस्य। जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं तो पृथ्वी हमें छोटी दिखाई देने लगती है। आज हम पृथ्वी को गोल गोल घूमता हुआ देख पा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। 27,580 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक दिन के 12 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगा लेता है और ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से ऊपर जाने पर आपको इंसानों द्वारा भेजी गई कुछ और चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। यह सैटेलाइट और स्पेस में भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। यहाँ सैटेलाइट का एक जाल सा बिछा हुआ है जहाँ से ऊपर जाने पर पृथ्वी को देखोगे तो बेहद सुंदर नज़ारा दिखाई देने वाला है। अब हम चांद पर पहुँचने वाले हैं। अब हम चांद पर पहुँच चुके हैं। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉइड यानी 12 इंसान आ चुके हैं और हम पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की नज़र से बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड को स्पेस में जला दे ऐसा इसका वायुमंडल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एस्ट्रॉइड सीधे टकरा सकते हैं। शुक्र है हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाली खतरनाक चीज़ों से बचाए रखता है। इसके लिए हमें हमारी मदर अर्थ को धन्यवाद करना चाहिए। और ये जो आप सुनहरे रंग का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, जिसके अंदर विज्ञान रोवर मौजूद है और इसने 23 अगस्त को लैंडिंग की थी। थोड़ा ऊपर देखोगे तो आपको चंद्रयान 3 का परपेनस मॉड्यूल दिखाई देगा जो चंद्रमा के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर चांद के चक्कर लगा रहा है। एक गोलाकार पाथ पर और साथ ही दिखाई देगा चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर। पिछले 4 सालों से चांद पर रिसर्च कर रहा है और आज भी ये चंद्रयान 3 की सहायता के लिए एकदम तैयार है। इसी ने चंद्रमा के वायुमंडल की महत्वपूर्ण खोज की है। इसने यहाँ पर कुछ गैसों को आइडेंटिफाई किया है। इसके लिए इसे मानव इतिहास और अंतरिक्ष विज्ञान में सदा सदा के लिए याद रखा जाएगा। जो कारनामा कई देश यहाँ पर इंसानों को भेजकर नहीं कर पाए, वो कारनामा हमारे आधे सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है। अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट से दूर चलते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर आगे जाने पर चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर दिखाई देगा, जो इतिहास रचने में मात्र कुछ सेकंड पहले ही एक शूरवीर योद्धा की भांति शहीद हो गया।
पर इसने चंद्रयान 3 के रास्ते को आसान बनाया है, जिसने चंद्रयान 3 को रास्ता दिखाया है। इसके टुकड़े आने वाले लाखों सालों तक इसकी वीरता और हमारे वैज्ञानिकों के साहस की कहानी बयां करती रहेगी। अब हम इस जगह से 100 किलोमीटर और आगे चलते हैं, यानी कि हमारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से 200 किलोमीटर दूर, जहां पर लोना 25 लैंड होने वाला था। लोना 25 जो चांद पर उतरने की कोशिश में चांद की जमीन से जा टकराया और एक और साहसी मुसाफिर का यहाँ पर गिरकर अंत हो गया। ये अंतरिक्ष मुसाफिर थोड़ी जल्दबाजी में लग रहा था, इसलिए ये गलती कर बैठा। इसके टुकड़े आने वाले समय में वैज्ञानिकों को संयम रखने और इसकी किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करने की नसीहत देते रहेंगे। अच्छा होता इसे थोड़ा समय बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखने के बाद ही लॉन्च किया जाता। भले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग कोई कमी होती या ना रहती, अगर कमियां रहती तो उससे सबक ले सकते। अगर चंद्रयान 3 सही सलामत उतर जाता चांद की सतह पर तो उनसे शिक्षा ले सकते थे, पर जो होना था वो हो चुका। हमें आगे बढ़ाना चाहिए चांद पर रिसर्च के लिए। यहाँ पर विक्रम लैंडर है जिसने यहाँ पर 14 दिन बिताए हैं और हमको जानकारी दी है। हमें तो अनंत अंतरिक्ष में जाना है, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी से देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस यानी शुक्र ग्रह है। इसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समान है, लेकिन ये ग्रह एक नर्क की तरह दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर एसिड की भयानक बारिश होती है और इसके वातावरण में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं। सूर्य की यह गर्मी यहाँ पर आती है, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाती, इसलिए गर्मी यहाँ के वातावरण में रह जाती है। यानी कि सूरज से आने वाली सारी गर्मी को यह सोख लेता है और उसे अपने अंदर समा लेता है और फिर अपने आप उबलने लगता है। इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी मौजूद है और यहाँ पर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम सूरज के सबसे निकटतम ग्रह के पास पहुँच चुके हैं। इस ग्रह का नाम मरकरी यानी बुध ग्रह है और इसकी धरती चांद की जैसी है और वैसी ही नज़र आती है। वैसे ही गड्ढे और वैसी ज़मीन और वैसा ही धूल, ठीक चांद जैसा ही यहाँ पर गड्ढे भी आपको दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ के दिन और रात के तापमान में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। रात को इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहाँ पर आम इंसान का क्या हाल होगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे में कोई जीव वहाँ पर कैसे पनप सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये तो थी रात की बात। अब थोड़ा दिन में भी आ जाते हैं। दिन के समय इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप अंदाजा लगाएं, इतने ज़्यादा तापमान में कैसे कोई जीव पनप सकता है। ऐसे तापमान में तो कीटाणु जीवाणु कुछ भी पनपना असंभव है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और हम पहुंच गए हैं अपने जीवनदाता सूर्य के पास। सूर्य इतना भारी है जिसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रण करती है और इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी हैं जो सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर चली जाती हैं। हमें यहाँ पर रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। अब आप इसे देखिए, यह है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह का रंग हल्का लाल है क्योंकि इसकी सतह में लौह कण बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक इसी ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा अतीत मंगल ग्रह पर छिपा हुआ है। उन्हें लगता है कि किसी समय में मंगल पर जीवन रहा होगा जो आज पृथ्वी पर पहुंच गया है। यहाँ पर भी नदियाँ मौजूद थीं, इसका भी एक अपना वातावरण था और यहाँ पर भी कभी जीवन पनपा होगा। हालांकि आज ये ग्रह वीरान पड़ा है और वैज्ञानिक यहाँ पर सूक्ष्म रूप में जीवन बसाने में लगे हुए हैं। एक ऐसा समय भी था जब धरती शुक्र ग्रह की तरह आग की लपटों से घिरी हुई थी। हो सकता है यहाँ पर जीवन रहा हो। यहाँ से आगे की यात्रा हमारी और डरावनी होने वाली है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें देखने को मिलेंगी और इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें अगर ये आपस में जुड़ जाएं तो इससे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। यहाँ से आपको पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु के जैसी दिखाई देगी। अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ने पर पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होने लगती है। अब हमें इसे देखने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम पहुँच गए हैं यूरेनस पर। जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हमें यूरेनस और नेपच्यून की कोई जानकारी ही नहीं थी। नेपच्यून हमारी सौर व्यवस्था का सबसे आखिरी ग्रह है। सोलर सिस्टम बहुत ही बड़ा है, इसलिए नेपच्यून के बाद भी सिस्टम खत्म नहीं होता। सोलर सिस्टम की गहराई में आगे बढ़ने पर अब हम कुइपर बेल्ट में पहुंच चुके हैं।
ये पिछली एस्टेरॉयड बेल्ट से 30 गुना चौड़ी और 200 गुना ज्यादा फैली हुई है। प्लूटो जो कि ग्रह से बेदखल किया जा चुका है, वह भी अब इसी बेल्ट का हिस्सा बन चुका है। कुइपर बेल्ट से आगे चलने पर सूर्य का सबसे दूर ऑब्जेक्ट सेंटर, जिसे एक बोना ग्रह कहा जाता है, इस ग्रह की खोज 2003 में की गई थी। ये सूरज के चक्कर लगाने में 10,000 साल का समय लगाता है। अब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं, पर इंटरस्टेलर सिस्टम में पहुंचकर बायर 1 एयरक्राफ्ट दिखाई देगा। ये इंसानों द्वारा सबसे दूर भेजी गई चीज है। पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और अभी भी इसकी यात्रा उसी गति से जारी है और इसने अंतरिक्ष के काफी सवालों के जवाब दिए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं तो सूरज आपको एक तारे के जैसा दिखाई देगा, जबकि पृथ्वी तो कहीं गायब सी हो गई है। इसका कोई नामो निशान भी नहीं है। इस जगह पर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की ग्रेविटी से कॉमेट्स बंधे हुए हैं और इन धूमकेतुओं में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि अगर ये इकट्ठा हो जाए तो पृथ्वी से बड़े और गहरे महासागरों का निर्माण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर पानी इन्हीं कॉमेट्स के जरिए आया है। इस जगह के बाद सूरज की ग्रेविटी कम होने लगती है और यहाँ से शुरू होने लगती है रहस्यमय यात्रा। यहाँ आपको इस कदर अंधेरा दिखाई देने वाला है कि आप यहाँ पर आंखें खोलकर भी कुछ नहीं देख पाएंगे। यहाँ कुछ देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर अरबों तारे और हमने अपने नज़दीकी तारामंडल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है अल्फा सेंचुरी। और इस तारामंडल में 3 तारों का समूह है। इस तारामंडल में अभी और तारों का जन्म लेना बाकी है। अब हम 20 प्रकाश वर्ष दूरी पर आ चुके हैं। प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। अंदाजा लगाएं, जो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वह 20 वर्ष में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। यहाँ पर अरबों तारे हैं और इनकी यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है। इन्हें गिनना भी असंभव है। असंभव मतलब इनकी कोई गिनती ही नहीं है। इसीलिए अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ जाते हैं। अब हमने इंटर गैलेक्सी स्पेस में प्रवेश कर लिया है। यहाँ अब दूर दूर तक लाखों गैलेक्सियाँ दिखाई देने लगी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं, अन्य गैलेक्सियों के झुंड हमें दिखाई देने लगे हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें कई प्रकार के सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगे हैं। यहाँ तक है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यहाँ हमारी यात्रा खत्म होने वाली है। तो क्या हम अपनी यात्रा खत्म कर चुके हैं, या इतना बड़ा ही है हमारा ब्रह्मांड? अभी हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ज्ञात ब्रह्मांड में हैं। यहाँ से आगे और भी कुछ है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल है, लेकिन वहाँ से हम तक कोई प्रकाश नहीं आ पा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के जैसे और भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी पहुँच से इतनी ज़्यादा दूर है कि हम अपने जीवन काल में कभी भी उनको नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहना सही ही रहेगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का आखिरी छोर नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी कुछ और है। आखिर वो क्या हो सकता है? इसके बारे में क्या कहना है आपका? राय देकर जरूर बताएं कि आपको महसूस हुआ कि आप इस ब्रह्मांड में कितने छोटे जीव हैं, या फिर हमारी पृथ्वी कितनी छोटी सी है। इसलिए आपको ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है या जिसे आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वो इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।